मौर्य साम्राज्य की कहानी शुरू करने से पहले एक बुनियादी सवाल है जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है। हम किसी राज्य को साम्राज्य या कह लें एम्पायर कब कहते हैं? महाजनपद तो 16 थे, सब बड़े बड़े राज्य थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ मगध ही एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गया? मतलब पैमाना क्या है इसका? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि साम्राज्य सिर्फ आकार की बात नहीं होती। अच्छा। इसके कुछ ठोस पैमाने होते हैं। पहला, एक बेहद विकसित और जटिल प्रशासनिक ढांचा होना। मतलब सिर्फ राजा और मंत्री नहीं? बिल्कुल, जिसमें हर विभाग के लिए अधिकारी हों, टैक्स वसूलने का एक पूरा सिस्टम हो। दूसरा, पूरे इलाके में एक जैसे कानून लागू होना। तीसरा, ऐसी वास्तुकला जो टिकी रहे, जो साम्राज्य की ताकत दिखाए, जैसे अशोक के स्तंभ जो आज भी खड़े हैं। हाँ, और चौथा, एक स्टैंडर्डाइज्ड लिपि का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना, ताकि राजा का संदेश दूर दूर तक एक ही तरह से पहुंचे। मौर्य इन सभी पैमानों पर खरे उतरते हैं। और इसीलिए हम उन्हें भारत का पहला सच्चा साम्राज्य कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, इसी विशाल साम्राज्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि पर्दे के पीछे वो कौन सी मशीनरी थी, वो ब्यूरोक्रेसी थी जो काबुल से लेकर कर्नाटक तक इस साम्राज्य को चला रही थी। तो कहानी की शुरुआत होती है लगभग 322 ईसा पूर्व में, जब एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के आखिरी और काफी अलोकप्रिय राजा धनानंद को हराकर पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठता है। और इस पूरे खेल में उनके पीछे जिस दिमाग का हाथ था वो थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से आप देखिए इतिहास की पहली और सबसे बड़ी पहेली शुरू हो जाती है। क्या? कि खुद चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उनकी उत्पत्ति क्या थी। इस पर हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बातें करते हैं। अच्छा, जैसे कि? मिसाल के तौर पर मौर्यों के कई 100 साल बाद लिखा गया एक बहुत मशहूर संस्कृत नाटक है, हाँ, जो उन्हें वृषल या कुलहीन कहता है, मतलब जिसका कोई ऊंचा कुल न हो। कुछ पौराणिक ग्रंथ भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि वे शायद एक निम्न वंश से आते थे। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू हुआ। दूसरे स्रोत कुछ और नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। दूसरी तरफ बौद्ध और जैन ग्रंथ उन्हें एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय कुल का बताते हैं। तो इतना विरोधाभास क्यों है? वजह यह है कि हर ग्रंथ एक खास एजेंडा या कह ले एक मकसद से लिखा गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथ अपने धर्म को मानने वाले एक महान सम्राट को ऊंचे कुल का दिखाकर उसे और महिमा मंडित करना चाहते थे। और दूसरे ग्रंथ? दूसरे ग्रंथ शायद एक गैर परंपरागत तरीके से सत्ता में आए राजा को कमतर दिखाना चाहते हों। और मामला और भी उलझ जाता है जब हम यूनानी लेखों को देखते हैं। अच्छा, यूनानी लेखों में क्या मिलता है? मैंने सुना है चंद्रगुप्त के नाम भी अलग थे उनमें। हाँ, यूनानी लेखों में उन्हें सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स जैसे नामों से पुकारा गया है, और सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है। अच्छा। बहुत बाद में एक ब्रिटिश विद्वान विलियम जोन्स ने ये साबित किया कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। और मजे की बात देखिए, क्या? सेलुकस का एक राजदूत जो पाटलिपुत्र में सालों रहा, उसने लिख दिया कि भारत में न तो दास प्रथा है और न ही जाति व्यवस्था, जो कि पूरी तरह से गलत था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक बाहरी व्यक्ति, मेरा मतलब कोई बाहर से आकर किसी समाज को कितनी गलतफहमी से देख सकता है। तो ठीक है, सत्ता संभालने के बाद चंद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उनकी सबसे बड़ी टक्कर हुई सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से। हाँ, जो उस वक्त सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक के एक बहुत बड़े इलाके पर राज कर रहा था। तो 305 ईसा पूर्व में एक बड़ा युद्ध हुआ। हाँ, और नतीजा चंद्रगुप्त के पक्ष में रहा। लेकिन युद्ध से भी ज्यादा जरूरी वो संधि थी जो इसके बाद हुई। अच्छा। उसे भारतीय इतिहास की सबसे सफल कूटनीतिक संधियों में से एक माना जाता है। क्या हुआ था उस संधि में? उस संधि के तहत सेल्यूकस ने 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रांत, आज के काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, चंद्रगुप्त को सौंप दिए। इससे तो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं बहुत सुरक्षित हो गई होंगी। बिल्कुल। उन्हें हिंदुकुश पर्वत की एक प्राकृतिक दीवार मिल गई। और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? ये कोई एक तरफा सौदा तो नहीं था? नहीं, चंद्रगुप्त ने बदले में 500 हाथी उपहार में दिए। 500 हाथी? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उस जमाने में मगध के हाथी टैंक की तरह माने जाते थे। तो ये एक तरह से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी था। सही बात है। इसी संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी, जिसका नाम कुछ लोग हेलेना या कर्नेलिया बताते हैं, उसकी शादी भी चंद्रगुप्त से की और मेगस्थनीज नाम के अपने राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी,
ये पश्चिम के साथ एक स्थायी और मजबूत रिश्ते की शुरुआत थी, बिल्कुल। और एक साम्राज्य निर्माता के तौर पर उनका अंत भी बहुत अलग और नाटकीय तरीके से हुआ। हाँ, अपने जीवन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त का झुकाव जैन धर्म की ओर हुआ। उन्होंने जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली और अपना राजपाट छोड़ दिया। हाँ, अपने बेटे को सौंपकर वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। एक सम्राट के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और वहीं 298 ईसा पूर्व में उन्होंने सनलीखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। उपवास के जरिए? हाँ, जो जैन धर्म में उपवास के जरिए शरीर त्यागने की एक प्रक्रिया है। एक चक्रवर्ती सम्राट का ऐसा अंत, ये अपने आप में एक अनोखी कहानी है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। इतिहास की किताबों में तो अक्सर उन पर एक आध पैराग्राफ ही मिलता है। लेकिन उन्होंने लगभग 25 साल राज किया। वो सिर्फ एक प्लेस होल्डर तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। बिंदुसार एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे। उन्हें अमित्र घात की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। हाँ। और यूनानी लेखों में भी उनका नाम अमित्रोचेट्स मिलता है, जो इसी का यूनानी अनुवाद है। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने साम्राज्य को सिर्फ संभाले नहीं रखा, बल्कि शायद उसका विस्तार भी किया। उनकी सबसे दिलचस्प बात उनकी धार्मिक नीति थी। पिता जैन थे और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी बन गए, जो उस समय का एक और प्रमुख दार्शनिक मत था। सही बात है। उनके विदेशी संबंध भी काफी दिलचस्प लगते हैं। मैंने वो कहानी सुनी है कि उन्होंने सीरिया के राजा से कुछ अजीब चीजें मंगवाई थीं। हाँ, ये उस दौर के कूटनीतिक संबंधों का बहुत मजेदार उदाहरण है। उन्होंने सीरिया के शासक एंटियोकस को एक खत लिखकर 3 चीजें मंगवाई। क्या क्या? मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। एक दार्शनिक मतलब एक फिलोसोफर। हाँ, अब सोचिए ये कितना अजीब लगता है कि एक राजा दूसरे से शराब और अंजीर के साथ साथ एक फिलोसोफर मांग रहा है। ये क्या बताता है? यह बताता है कि उस दौर में ज्ञान और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। एक दार्शनिक की भी उतनी ही कीमत थी। तो क्या एंटियोकस ने दार्शनिक भेजा? नहीं, एंटियोकस ने शराब और अंजीर तो भिजवा दिए, लेकिन बड़े सम्मान से ये कहकर मना कर दिया कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता, उन्हें खरीदा बेचा नहीं जा सकता। बिल्कुल। हालांकि उसने डाइमकस नाम का एक नया राजदूत जरूर भेजा। ये छोटी सी कहानी हमें उस समय की संस्कृति और कूटनीति की गहरी समझ देती है। और बिंदुसार के ही समय में तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसने अशोक के लिए रास्ता तैयार किया। हाँ, और ये घटना अशोक के उदय के लिए बेहद जरूरी थी। जब तक्षशिला के लोगों ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया, तो बिंदुसार ने पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा। लेकिन सुसीम नाकाम रहा। हाँ, वो विद्रोह को दबा नहीं पाया। तब बिंदुसार ने अवंती के राज्यपाल अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा। और अशोक सफल रहे। अशोक ने न सिर्फ विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया, बल्कि वहां के लोगों का दिल भी जीता। यहीं से शायद पहली बार दुनिया ने उस राजकुमार की झलक देखी जो आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनने वाला था। और फिर आते हैं अशोक, भारतीय इतिहास के शायद सबसे महान शासक। लेकिन उनकी कहानी सिंहासन पर बैठने से ही रक्त रंजित हो जाती है। हाँ, खासकर श्रीलंका से मिले बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो यही कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठे थे। अब ये सच है या इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, हो सकता है कि बौद्ध ग्रंथ उनके शुरुआती जीवन को ज्यादा क्रूर इसलिए दिखाते हों ताकि कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन और भी नाटकीय और प्रभावशाली लगे। इसीलिए उन्हें शुरुआत में चंड अशोक यानी क्रूर अशोक भी कहा गया। सही बात है। और उनके जीवन का निर्णायक मोड़ आया राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व में, जब उन्होंने कलिंग पर हमला किया। बिल्कुल, कलिंग युद्ध उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इस युद्ध में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। युद्ध के बाद जब अशोक ने उस विनाश को अपनी आंखों से देखा, खून खराबा, अनाथ बच्चे, विधवाएं, तो उनका दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की जगह धम्म घोष यानी धम्म के नैतिक सिद्धांतों का पालन करेंगे। तो क्या ये एक शुद्ध आध्यात्मिक परिवर्तन था या इसके पीछे कोई राजनीतिक समझ भी थी? मतलब इतने बड़े और विविध साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पे एक रखना शायद मुश्किल हो रहा हो। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये दोनों का मिश्रण था। अच्छा,
हृदय परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ होगा, लेकिन अशोक एक बहुत ही व्यवहारिक शासक भी थे। वो समझ गए थे कि इतने बड़े साम्राज्य को, जिसमें अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं, बिल्कुल धम्म एक तरह का नैतिक कोड था, एक ग्लू था जो राजा और प्रजा के बीच एक नया रिश्ता बना रहा था, जिसमें बड़ों का आदर, दासों से अच्छा व्यवहार और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात थी। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट राजनीतिक कदम भी था। और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का उनका तरीका भी अनोखा था। हाँ, उन्होंने उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली, लेकिन उन्होंने धर्म को अपने महल तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने संदेशों और आदेशों को पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाया, जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। हाँ, और ये अभिलेख सिर्फ एक भाषा या लिपि में नहीं थे। जहां यूनानी आबादी थी, वहां ग्रीक और अरमाइक लिपियों का इस्तेमाल हुआ, और बाकी भारत में ब्राह्मी और खरोष्टी का। बिल्कुल, ये पक्का करने के लिए कि उनका संदेश हर आम आदमी तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचे। अशोक के भी तो कई नाम और उपाधियां मिलती हैं ना इन अभिलेखों में, है ना? हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर अभिलेखों में उनका नाम अशोक नहीं, बल्कि देवनाम पियदसी मिलता है, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय, जो देखने में प्रिय हो। हाँ, सिर्फ मस्की और गुर्जरा जैसे कुछ ही अभिलेखों में उनका नाम अशोक साफ साफ लिखा है। भाब्रू अभिलेख में वे खुद को मगध का राजा कहते हैं, और कर्नाटक के कनगनहल्ली में मिले एक लेख में उन्हें राणो अशोक यानी राजा अशोक कहा गया है। तो वो अपनी प्रजा के सामने अलग अलग भूमिकाओं में अपनी पहचान बना रहे थे। सही पकड़ा आपने। ठीक है, तो हमने राजाओं और उनकी लड़ाइयों की बात कर ली, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, एक साम्राज्य सिर्फ राजा नहीं चलाते। असल में पर्दे के पीछे वो कौन सी मशीनरी थी? वो ब्यूरोक्रेसी थी, जो काबुल से लेकर कर्नाटक तक टैक्स वसूल रही थी और कानून व्यवस्था बनाए हुए थी। मौर्य प्रशासन की सबसे अच्छी झलक हमें कौटिल्य के विचारों में मिलती है। उन्होंने राज्य के 7 अंगों का सप्तांग सिद्धांत दिया था। राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक थ्योरी है जिसमें राज्य को एक शरीर की तरह देखा गया है, जिसका हर अंग जरूरी है। ये तो एक सैद्धांतिक ढांचा हुआ। रोजमर्रा का प्रशासन कैसे चलता था? प्रशासन के टॉप पर तीर्थ और महामात्य जैसे 18 उच्च अधिकारी होते थे। आज के कैबिनेट मंत्री या सचिव जैसे? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। इनके नीचे अलग अलग विभागों के अध्यक्ष होते थे, जिनकी संख्या 27 के करीब बताई गई है। और इनके काम भी बड़े दिलचस्प थे। बहुत, जैसे सीता अध्यक्ष जो सरकारी कृषि भूमि का प्रमुख था, लक्षणा अध्यक्ष जो टकसाल यानी सिक्के ढालने का इंचार्ज था, और यहाँ तक कि सूनाध्यक्ष जो बूचड़खानों को नियंत्रित करता था। मतलब सरकार हर चीज को रेगुलेट कर रही थी। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था, क्या सब कुछ वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम पर चलता था? बिल्कुल नहीं, और यही मौर्यों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये एक पूरी तरह से नकद अर्थव्यवस्था यानी कैश इकोनॉमी थी। अच्छा। का उन पर सीधा नियंत्रण रहता था। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण वेतन के आंकड़ों में मिलता है। एक शीर्ष मंत्री या सेनापति का वार्षिक वेतन 48,000 पर्ण होता था, जो उस समय के चांदी के सिक्के थे। 48,000 पर्ण? हाँ, इसकी कीमत का अंदाजा कैसे लगाएं? इसका अंदाजा लगाने के लिए इसकी तुलना किसी और चीज से करते हैं। उसी दौर में एक दास की कीमत लगभग 50 से 100 पर्ण हुआ करती थी। तो एक शीर्ष अधिकारी का वेतन एक दास की कीमत से लगभग 480 गुना ज्यादा था। बिल्कुल। सिर्फ ये तथ्य ही नहीं कि वेतन नकद में था, बल्कि ये 480.1 का अंतर, ये तो आज के कॉर्पोरेट जगत की CEO टू वर्कर पे रेशो जैसा लगता है। ये मौर्य समाज में मौजूद भारी आर्थिक असमानता के बारे में बहुत कुछ बताता है। सही बात है। जाहिर है इतनी बड़ी तनख्वाह देने के लिए सरकार की आमदनी भी बहुत तगड़ी रही होगी। टैक्स सिस्टम कैसा था? टैक्स सिस्टम बहुत ही विस्तृत और सख्त था। कृषि कर, जिसे भाग कहते थे, वो आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होता था, यानी 16। हाँ, लेकिन अगर सिंचाई की सुविधा सरकार दे रही है तो टैक्स बढ़ जाता था। सरकारी जमीन से होने वाली आय को सीता कहते थे। इसके अलावा व्यापार पर टैक्स, शहरों में आने जाने पर चुंगी, हर चीज पर टैक्स था। हाँ, और इसे वसूलने के लिए एक पूरा तंत्र था। मौर्य कला की बात करें तो सबसे पहले अशोक के स्तंभ ही जहन में आते हैं। उनकी क्या खासियत थी? वे वास्तुकला और इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। पहला,
वे एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं, जिन्हें मोनोलिथ कहते हैं। और ये चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं? हाँ, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इन 40-50 फुट ऊंचे और कई टन वजनी स्तंभों को एक ही जगह चुनार में बनाया गया और फिर हजारों किलोमीटर दूर साम्राज्य के अलग-अलग कोनों तक बिना टूटे पहुंचाया गया। सोचिए जरा, बिना क्रेनों और ट्रकों के ये कैसे किया गया होगा? इसके लिए हजारों मजदूर, इंजीनियर और एक जबरदस्त लॉजिस्टिकल प्लानिंग लगी होगी। ये मौर्य प्रशासन की क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। और समाज कैसा था? क्या वही 4 वर्णों वाली व्यवस्था थी? चाणक्य ने तो 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का ही जिक्र किया है। लेकिन जब यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को देखा, उसे समझ नहीं आया। हाँ, उसे ये 4 वर्ण समझ नहीं आए। उसने समाज को पेशे या काम के आधार पर 7 वर्गों में बांट दिया। दार्शनिक, किसान, सैनिक, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। ये फिर से वही बात दिखाता है कि कैसे एक बाहरी नजरिए से समाज की संरचना बिल्कुल अलग दिख सकती है। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि इतना शक्तिशाली, इतना व्यवस्थित और इतना विशाल साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया? इसके कई कारण दिए जाते हैं और कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था। सबसे प्रमुख और आसान कारण तो ये है कि अशोक के बाद के उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे, जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। हाँ, कुछ इतिहासकार अशोक की अहिंसक नीति को भी दोष देते हैं। लेकिन क्या ये तर्क सही है? क्या ये कहना बहुत आसान नहीं है? क्या हिंसा की वजह से साम्राज्य कमजोर हो गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत सरल व्याख्या है। क्या एक साम्राज्य जो सिर्फ तलवार के दम पर टिका हो, उसे महान कहा जा सकता है? सही सवाल है। शायद अशोक का धम्म का विचार सैन्य कमजोरी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की ताकत बनाने की कोशिश थी, जो असफल रही। ज्यादा तार्किक कारण आर्थिक संकट लगता है। अच्छा। इतना बड़ा प्रशासन, इतनी बड़ी सेना और अशोक के धम्म प्रचार और स्तूप विहार बनवाने में जो खर्च हुआ, उससे शायद शाही खजाना खाली हो गया था। और अंत कैसे हुआ? आखिरकार 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण के दौरान कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। हाँ, इस तरह भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य ने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एक धागे में पिरोया। उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी जिसका असर आने वाली सदियों तक रहा। केंद्रीकृत शासन, नकद अर्थव्यवस्था और एक अखिल भारतीय पहचान का जो विचार था, वो मौर्यों की ही देन है। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। ये है कि मौर्यों द्वारा स्थापित ये केंद्रीकृत कैश आधारित व्यवस्था उनके पतन के बाद बिखर क्यों गई? क्यों भारत धीरे धीरे सामंतवाद की ओर बढ़ गया, जहां जमीन के टुकड़ों पर आधारित एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था हावी हो गई और छोटे छोटे राज्य बन गए? हाँ, तो सवाल यह है कि क्या एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के बिना विशाल और विविध साम्राज्यों का टिके रहना वाकई असंभव है? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।